You are currently the only person in this conference. अंडरस्टैंडिंग मोशन। देखो, अगर सबसे एक बेसिक जो सवाल है कि एक बॉडी को हम लोग रेस्ट में कब बोलेंगे और एक बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आज के क्लास में अगर मैं ये पूछूं कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को आंसर कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल से ही इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन। जैसे मान लो कि हमारा एक बस है, स्कूल बस। ये हमारा स्कूल बस है और इसमें दो दोस्त आमने सामने बैठे हुए हैं। एक का नाम ले लो ए, एक का नाम ले लो बी, और इनका एक तीसरा दोस्त उस दिन वो स्कूल नहीं गया, वो रोड पर खड़ा होके उनको जाता देख रहा है। बस जो है वो लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, ये सारे बातों के काम क्या मतलब है वो बात तो भी समझ में आएगा, इस तरह से मूव कर रहा है। अब रेस्ट एंड मोशन को समझना है हम लोग को। ये जो सी है उसके लिए क्या ए रेस्ट में है या क्या बी रेस्ट में है, दोनों में से कोई भी ए या बी सी के लिए रेस्ट में है क्या? हम बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि कोई भी बॉडी का पोजीशन अगर समय के साथ चेंज करे तो उसको मोशन में, और नहीं चेंज करे तो रेस्ट में। सी जहां से देख रहा है उसके लिए ए और बी दोनों के पोजीशन टाइम के साथ चेंज होंगे। बस आगे जाएगा तो ए भी आगे जाएगा साथ में, बी भी आगे जाएगा साथ में। तो सी के लिए ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है। हम अपना जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है वो बी पर शिफ्ट करते हैं कि सी अब बी को देख रहा है और ए बी को देख रहा है, दोनों लोग बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सी, बी जो है वो बस के साथ जा रहा है तो डेफिनेटली उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन ए के लिए, ए के बारे में सोचो तो उसके लिए हमेशा भी उसके सामने ही बैठा है, वो तो कहीं उठ के जा नहीं रहा। तो अकॉर्डिंग टू ए, बी इज गोइंग टू बी एट रेस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू सी, बी इज बी इज इन मोशन। यहां पर दो बातें निकल के आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू ए, बी इज एट रेस्ट, क्योंकि देखा जाए तो बी ए के लिए कहीं जा नहीं रहा, जहां पहले था वहीं अभी भी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सी, बी इज इन मोशन। एक ही बॉडी एक ही समय पर रेस्ट में भी हो गया और मोशन में भी हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? दोनों लोग बी के बारे में ही कमेंट कर रहे हैं। एक बी को रेस्ट में बोल रहा है और एक बी को मोशन में बोल रहा है, और ये दोनों के स्टेटमेंट सही हैं, किसी ने गलत नहीं बोला है, दोनों ने सही बोला है। तो फिर बी क्या है सर, बी रेस्ट में है या मोशन में है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जब भी हम रेस्ट या मोशन पर कमेंट करते हैं तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग किसी बॉडी को एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं बोल सकते। इस लाइफ में याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स का बहुत हद तक अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट होता है। रियल लाइफ में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता, एब्सोल्यूट होता ही नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं
कि कोई धनी है तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कितने पैसे से ज्यादा रखेगा तो वो धनी हो जाएगा, और कोई गरीब है तो कितने पैसे से ज्यादा रखेगा तो वो गरीब हो जाएगा। ये बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है, नहीं तो अगर है तो बता दो। कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, इस अच्छा पढ़ना और अच्छा नहीं पढ़ने का अगर कोई क्राइटेरिया है तो बताओ कि सर 80% से ज्यादा मार्क्स आ गया तो अच्छा पढ़ता है और 80% से कम आ गया तो अच्छा नहीं पढ़ता। कोई लंबा लड़का है और कोई नाटा बच्चा है, तो लंबा कितने हाइट से ज्यादा होगा तो लंबा बोल देंगे, और कितने से कम होगा तो उसको नाटा बोल देंगे। कोई मोटा है कोई पतला है, तो कितने से ज्यादा होगा तो मोटा बोल देंगे, कितने से कि जो भी चीजें हम बोलते हैं रियल लाइफ में, ये सब ही रेफरेंस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने फिजिक्स का टेस्ट लिया, अभी उसके मार्क्स कैलकुलेट करने बाकी है, चेक कर लिया। वैसे मान लो उस पेपर में मैक्सिमम बच्चों ने, 200 का पेपर था, 180 स्कोर कर लिया। मैक्सिमम बच्चों ने 180 स्कोर कर लिया और किसी बच्चे ने उसमें 160 स्कोर किया है। अब सारे बच्चे 180 स्कोर कर लिया और एक बच्चे ने 160 स्कोर किया, तो 160 एक तरीके से कुछ अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही पेपर में फॉर एग्जाम्पल अगर सारे बच्चों ने 150 से कम स्कोर किया और एक बच्चे ने 160 स्कोर कर लिया, अब बताओ वही 160 स्कोर उसके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो द पॉइंट इज कि सेम वैल्यू 160 मार्क्स कभी हमारे लिए, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। तो मैं क्या बोल रहा था, वो सेम 160 नंबर अभी हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर सारे बच्चों के 150 से कम आ गए। तो ये सारी चीजें रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। कोई अगर धनी है तो इससे धनी है, कोई गरीब है तो इससे गरीब है, कोई लंबा है तो उससे लंबा है। हर चीज का एक रेफरेंस लेवल जरूर होता है। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर चिल्ला रहे तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों है, तो बिहाइंड साइड में वो किसी न किसी मार्क्स को एक रेफरेंस बना के तुमको डांट रहे हैं। अब मान लो तुमने 200 में 180 लेके आए और उनका रेफरेंस है कि तुमने 200 क्यों नहीं लेके आए, तो फिर वहां पर तुमको डांट सुनेंगे। और अगर उन्होंने सोचा होगा कि 150 तक भी आ जाता तो बहुत अच्छा है और 180 तुम्हारा आ गया तो लीजिए, वाह भाई। तो हर बात के लिए हम एक रेफरेंस अपने मन में जरूर बनाते हैं, बिना रेफरेंस के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। उसके बाद फिर कौन सा मार्क्स अच्छा है कौन सा मार्क्स बुरा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, कुछ भी नहीं। इसलिए रेफरेंस बहुत जरूरी है। और ये चीज मोशन में भी हम लोग को समझनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी बॉडी को रेस्ट में बोलते हैं या मोशन में बोलते हैं, तो रेफरेंस जरूर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये किसके रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू ए बी इज एट रेस्ट, इसका मतलब कि हमारा रेफरेंस लेवल जो है वो ए मतलब बस में बैठा हुआ है। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली है क्या? तो एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोल सकते हैं
It is a place where observer is sitting and observing the motion. It is a place where observer is sitting and observing the motion. इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सोचो, जैसे जहां पर भी हम बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू बस, यानी कि बस में एक चेयर लगा के एक बंदा बैठा हुआ है, अब वो सारा मोशन उसी के रिस्पेक्ट में बातें हो रही है। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जब ट्रेन में चलते हैं, ये ट्रेन में हम लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आप बताओ कि आपको दिखता क्या है? व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू सी? आपको यही दिखता है ना कि जो सराउंडिंग है वो पीछे जा रहा है। अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो सराउंडिंग पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि सराउंडिंग चल नहीं सकता, सराउंडिंग तो रेस्ट में रहता है, लेकिन इसलिए ट्रेन चल रही है। यही बात है। लेकिन एग्जैक्टली तुम अपना सिर्फ ऑब्जर्वेशन, अब ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन सोचो, तुमको क्या दिख रहा है? तुमको ट्रेन चलता हुआ दिख रहा है? जब तुम ट्रेन में बैठे हो तो तुमको ट्रेन चलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, ट्रेन चलता हुआ नहीं दिख रहा। तुमको दिख रहा है सराउंडिंग चल रहा है, पीछे जा रहा है सराउंडिंग। ये है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। रियलिटी में क्या हो रहा है वो मैं उस पर बाद में आऊंगा, और वो सबको पता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है। लेकिन हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? हमको तो यही दिख रहा है कि ट्रेन, हम बैठे थे, अभी भी वही बैठे हैं, अभी भी वहीं पर सामने वाली सीट दिख रही है। मतलब हमारे लिए ट्रेन मूव ही नहीं कर रहा, हमारे लिए सराउंडिंग मूव कर रहा है, पीछे जा रहा है। अब ये अलग बात है कि सराउंडिंग चूंकि मूव नहीं करता, वो तो जमीन है, वो कैसे मूव करेगा? इसका मतलब कि ट्रेन ही मूव कर रहा है। कार में जब हम बैठ गए तो कार का ड्राइवर, कार का को पैसेंजर, कार के फ्रंट सीट पर ये सब जितने लोग बैठे हैं, ये हमारे लिए मूव नहीं कर रहे। क्यों? अगर ये हमारे लिए मूव कर रहे होते तो इनका पोजीशन चेंज हो रहा होता हमारे लिए, ये तो हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम रोड पर किसी को खड़ा देख रहे हैं तो उसका पोजीशन हमारे लिए चेंज हो रहा है। पहले वो आगे था, धीरे धीरे वो पीछे चला गया, तो हमारे लिए वो मूव कर रहा है। और अगर उसके लिए बोला जाए तो हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम आगे चले गए। तो जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, रेस्ट और मोशन का पूरा पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो जा रहा है। इसीलिए कोई भी बॉडी को एब्सोल्यूट रेस्ट में है और कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में है, ऐसा बोल नहीं सकते। वी कांट से एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। क्या ये बात यहां तक समझ आ रही है? There is no term called absolute rest or there is no term called absolute motion. Absolute rest और absolute motion का कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट बच्चे, एक बच्चे ज्वाइन। तो एक चीज जो हम लोग यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि there is nothing called absolute rest or there is nothing called absolute motion. There is nothing called absolute rest or absolute motion. हम लोग जनरली अर्थ को या ग्राउंड को रेस्ट मानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अर्थ भी रेस्ट में नहीं है।
अर्थ भी मूव कर रहा है अपने एक्सिस पर, मूव रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। तो अगर बाहर के प्लेनेट से, मून से अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अर्थ इज नॉट एट रेस्ट। हम लोग अर्थ के लोकल मोशन के लिए अर्थ को रेस्ट में एज्यूम कर सकते हैं। जैसे बस के अंदर बैठा हुआ बंदा बस को रेस्ट में एज्यूम कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। वैसे ही अर्थ को रेस्ट में एज्यूम करके हम लोग अर्थ के ऊपर सारे मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि अर्थ रेस्ट में है क्या, अब तुमको तो पता ही है अर्थ रेस्ट में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट बोल के और एब्सोल्यूट मोशन बोल के कुछ होता ही नहीं, होता ही नहीं। ये सिर्फ कहाँ से हम देखना चाह रहे हैं, कहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट हमको रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत वर्क करने वाला है। भले ही हम लोग रेस्ट और मोशन को पहले से समझते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम यही कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी पर आएंगे तब यही कॉन्सेप्ट हमारा वहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन डिफाइन कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रहा है, कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है, तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे टर्म्स की जरूरत है, बहुत सारे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है। और वो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करता हूं और उसको बहुत अच्छे से समझना है। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जो भी अपना कंफ्यूजन है, देखो पहले से चीजें तुम लोग ने पढ़ी है नो डाउट, लेकिन कहीं बहुत सारी ऐसी चीज, छोटी छोटी बातें होती है जहां पर बच्चा नहीं समझ पाता है और उसके कारण आगे चल के उसको दिक्कत आती है। तो अगर वो सारे कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो वो अभी हम लोग जब दोबारा इस चीज को पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स जिसमें सबसे पहले है पोजीशन, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, और इसके बाद अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर सकते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर सकते हैं हम लोग, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। मोस्टली यही सारे टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं। हम लोग आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन। देखो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होता है या तो वो कुछ ऐसा, या तो फिर ऐसा, या तो फिर ऐसा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस या हमेशा वाई एक्सिस, हमने पहले ही बताया था। अब बॉडी कहीं भी खड़ा है, क्योंकि हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हुए बोलते हैं द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ टाइम और नॉट चेंजेस विथ टाइम। यानी कि मान लो कहीं पर तुम बैठ के ग्राउंड पर ऑब्जर्व कर रहे हो और बंदा कहीं यहाँ खड़ा है, लेट से यहाँ खड़ा है, और ये तुम्हारा घर है, ये रेफरेंस ओरिजिन तुम्हारा घर है, तो तुम बोल सकते हो कि घर से 10 मीटर की दूरी पर बंदा खड़ा है। यहाँ पर मान लो तुमने कर दिया 10, और ये मूव करता करता यहां पर आया, तो तुम बोल सकते हो कि घर से वो 20 मीटर की दूरी पर चला गया समय के साथ। या हो सकता है कि बंदा तुम्हारे घर के पास ही खड़ा हो सकता है घर से पीछे खड़ा हो।
मतलब उसका पोजीशन जो है वो किसी रेफरेंस ओरिजिन, ये भी हमारा एक रेफरेंस ओरिजिन है, हम किसी रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। घर से स्टेशन कितनी दूर है, अगर तुमसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ दे स्टेशन कितनी दूर है, तो स्टेशन कितनी दूर है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। 10 जगह से स्टेशन की दूरी अलग अलग है, हमारे इंस्टीट्यूट से अलग है, हमारे स्कूल से अलग है, हमारे घर से अलग है, हमारे ऑफिस से अलग है, हर जगह से तो डिस्टेंस अलग अलग है। किस जगह से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो भाई घर से, तो घर से इतना दूर है। हमने वहां भी एक रेफरेंस की बात करी, तो हर जगह एक रेफरेंस जरूरी है। वैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन में कहीं ना कहीं एक रेफरेंस जरूर देना है, और ये रेफरेंस हम जीरो, ओरिजिन, बहुत सारे नाम है इसके, और इसके एक तरफ जो नॉर्मल हमारा नंबर लाइन है उसके अकॉर्डिंग एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। अब ये जो साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, इसका अपोजिट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है सब जगह वही उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, तो हम कोशिश करेंगे यही साइन कन्वेंशन फॉलो करने का। बॉडी का पोजीशन हम अगर एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक ओरिजिन रखेंगे, और बॉडी जहां पर खड़ा है एट टी इज इक्वल टू 0, वहां पर उसकी पोजीशन को दिखाएंगे, और जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम दिखा सकते हैं। ये तो हुआ पोजीशन के बाद। और एक होता है टाइम इंस्टेंट, एक दो और वर्ड है जो अपने को समझने की जरूरत है। टाइम इंस्टेंट और ड्यूरेशन, दो वर्ड हैं यहां पर समझने का। एक देखो, टाइम इंस्टेंट और ड्यूरेशन, ये दो चीज का मतलब समझने का कोशिश करो। देखो बहुत बार क्या होता है कि तुमने मोशन ऑब्जर्व करने बैठे और तुम्हारे पास नॉर्मल वॉच है, जैसा हम लोग घड़ी पहनते हैं वैसा घड़ी, हो सकता है किसी के पास स्टॉप वॉच हो, उस पर भी आएंगे। मान लो तुमने मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया, 8 बजे सुबह में तुम एक जगह पर बैठ गए और किसी चीज को, मान लो कोई कार है, कोई व्हीकल है, कोई साइकिलिस्ट है, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम देखोगे 8 बजे ये यहाँ पर है, 8:30 बजे यहाँ पर है, 9 बजे यहाँ पर है। तो ये 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, ये जो बातें हो रही है ये होता है टाइम इंस्टेंट। एट टी इज इक्वल टू T1, एट टी इज इक्वल टू T1 बॉडी यहां पर है, एट टी इज इक्वल टू T2 बॉडी यहां पर है। इसका मतलब कि एट 8 o'clock बॉडी इज एट दिस पोजिशन, एट 9 o'clock बॉडी इज एट दैट पोजिशन। और एक होता है ड्यूरेशन, कि पूरा जो मूवमेंट हुआ वो कितने देर का हुआ, 1 घंटे का, 8 से 9। जैसे क्लास के बारे में बात करें, क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है, 6 से 7:30। क्लास कितने देर की है, 1.5 घंटे। ये दोनों में फर्क है। बहुत बार क्वेश्चन में टाइम इंस्टेंट्स की बात होती है, तो मान लो हमने एक बॉडी के मूवमेंट को T1 टू T2 ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे तो हमको ड्यूरेशन मिलेगा। 7:30 में से 6 माइनस करोगे तो हमको ड्यूरेशन 1.5 घंटा मिल जाएगा। तो बहुत बार टाइम इंस्टेंट का मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल घड़ी से बंदा टाइम ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये कुछ 7:30 AM है और ये कुछ 6 AM है। लेकिन मान लो कभी कभी कोई बंदा स्टॉप वॉच लेके बैठा है। स्टॉप वॉच का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टॉप वॉच स्टार्टिंग में 0 बताता है। तो बहुत बार देखोगे हम लोग डिस्कशन में बोलेंगे टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 बोलने का मतलब हम स्टॉप वॉच लेके बैठे हैं। घड़ी कभी 0 बजाएगी, मान लो नॉर्मल घड़ी जो हम लोग पढ़ते हैं 12 बजे, हो सकता है कि तुम लोग कहोगे कि हाँ सर 12 बजे रात को तो 0000 होता है, मान सकते, दैट इज ओके। अगर 24 आवर फॉर्मेट में देखोगे तो वो 0 हो सकता है, लेकिन ये हमारा 0 से मतलब 12 बजे रात का नहीं होता। 0 का मतलब हम स्टॉप वॉच लेके बैठे हैं, और जब स्टॉप वॉच को जैसे ही हम ऑन करेंगे उस समय उसका रीडिंग 0 हो रहा होता है। और एक बार स्टॉप वॉच ऑन हो गया तो अब वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसा बताएगा। तो लेट से टी इज इक्वल टू टी, मतलब एक बार 0 से उसने आगे बढ़ना शुरू हुआ, स्टॉप वॉच मूव करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया,
एक मिनट। तो अगर हम स्टॉप वॉच लेके किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो स्टॉप वॉच 0 बता रहा है, और जब वो 5 सेकंड बता रहा होगा, t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 15, तो बेसिकली ये ड्यूरेशन ही बता रहा है, ठीक है ना। और उसमें भी, स्टॉप वॉच में भी हमारा टाइम इंस्टेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि एक बंदा कुछ इस तरह से, एक एग्जाम्पल को तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। मान लो एक बंदा यहां से, तुम यहां पर बैठे हो ओरिजिन पर, यू आर सिटिंग एट ओरिजिन एंड ऑब्जर्विंग द मोशन, ये तुम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बंदा गया और यहां से यू टर्न मार के वापस आया है। अब यू टर्न मार के ये लेट से पहले ये खुद 2 पर खड़ा था और 10 तक गया है और यू टर्न मार के वापस आया। तुम्हारे पास है स्टॉप वॉच, ध्यान से सुनना इस बात को। तो जब ये बंदा चलना शुरू किया तो उस समय घड़ी 0 बता रही थी, नो डाउट। एट टी इज इक्वल टू 0 बॉडी जो है वो 2 पर था, और बीच में कहीं 5 पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिक पोल है। ये जो टी, ये 5 पोजीशन पर एक इलेक्ट्रिक पोल यहां पर लगा हुआ है। अब जब ये दौड़ के जा रहा था, तो जब इसने पोल को क्रॉस किया और उसी समय तुमने टाइम देखा, तो उस समय लेट से वो टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स बता रहा है। मान लो स्टॉप वॉच हमने देख रहे हैं और वो 2 सेकेंड में 2 से 5 पहुंच गया, हो सकता है। तो 2 सेकेंड में ये हमारा T1 है, 2 सेकेंड्स। और फिर वो जो घूम के आया, घूम के आया और फिर से पोल को क्रॉस कर रहा था, उस समय तुमने देखा, तो हो सकता है वो T2 और वो लेट से 6 सेकेंड्स हो। लेट्स अज्यूम दिस। अब तुम मेरे को बताओ कि ये 2 सेकेंड और 6 सेकेंड इंस्टेंट्स है या ड्यूरेशन है? Whether they are the time instants or durations. सुन रहे हो ना सब लोग? सर टाइम इंस्टेंट। क्या वो टाइम इंस्टेंट्स है या ड्यूरेशन है? 2 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये भी हमारे टाइम इंस्टेंट्स ही हैं, दे आर नॉट ड्यूरेशंस। अगर 2 सेकेंड की दोनों बातें हैं, अगर 2 सेकेंड की बात की जाए, इसका मतलब 2 सेकेंड कहां से कहां तक का समय है। तो बंदा 2 पर खड़ा है और ये 5 और ये 10 तक गया था। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां से डायरेक्ट जाने का जो टाइम है वो है 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड पर वो इस यहां पर एक जो पोल था उसको क्रॉस किया था, ठीक है। लेकिन स्टॉप वॉच वहां पर हमने फिर से 0 नहीं किया, ध्यान से समझो इस बात को। स्टॉप वॉच यहीं पर 0 था, यही T0 था। अब स्टॉप वॉच ऑन हो चुका है, अब वो 0 नहीं बताएगा, अब वो आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि जब वो यहां से क्रॉस करके आगे बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ ही रहा है, टाइम घट नहीं रहा। और जब ये वापस क्रॉस कर रहा था तब हमने देखा तो 6 सेकेंड्स बता रहा है। इसका मतलब ये जो 6 है वो यहां से जाके यहां तक के आने का टोटल टाइम हो गया 6। ये हो गया 6 सेकेंड्स, और डायरेक्ट यहां से यहां जाने का टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। तो यहां पर हमारा टाइम इंस्टेंट भी हम समझ सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी हम समझ सकते हैं। तो मोस्टली हमारा जो डिस्कशन होता है वो स्टॉप वॉच को लेके ही होता है। हम लोग बोलते हैं T0 पर बॉडी यहां पर है, T इक्वल टू टी पर बॉडी यहां पर है, T1 पर यहां चला गया, T2 पर यहां चला गया। तो ज्यादातर सिचुएशंस में हम लोग स्टॉप वॉच को ही दिमाग में रख के ये सारी बातें करते हैं।
तो हमको 6 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स पर अगर उसी पोजीशन पर था, तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहां से घूम के जाके और 5 पर वापस आने में कितना टाइम लगा। अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो यहां पर पोल को क्रॉस कर रहा था, वहां से आगे जाके और फिर से वापस आने में इसको कितना समय लगा। तो तुम कहोगे t इज इक्वल टू 2 पर भी वही था और t इज इक्वल टू 6 पर भी वही था। इसका मतलब 6 माइनस 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। ये जो जर्नी कवर हुई है ये 4 सेकेंड्स में हुई है। मतलब 5 से आगे जाना 10 तक और 10 से वापस 5 पर आना, इसमें कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड्स। ये 4 सेकेंड ड्यूरेशन हो गया इस पोल से जाके वापस आने का। और 2 सेकेंड और 6 सेकेंड्स एक तरीके से टाइम इंस्टेंट्स हो गए। और अगर हमसे पूछे कि पहली बार पोल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा, तो जहां से चला था 2 सेकंड के बाद उसने पोल को क्रॉस किया है। दूसरी बार उसको पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो 6 सेकंड्स में। तो हमको अलग अलग टाइम, इंस्टेंट्स और ड्यूरेशन, इसमें फर्क समझ में आना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम स्टॉप वॉच लेके ही मैक्सिमम कैलकुलेशन करते हैं। एक बार हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, अब उसके बाद T1, T2, T3 उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसा। तो आई होप कि पोजीशन और टाइम, ये दो चीजें हमको क्लियर हो गई होंगी। टाइम के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये टाइम कभी घटता नहीं। हाँ बोलो सर, एक बार वो वापस समझाइए ना कि वो इंस्टेंट और ड्यूरेशन क्यों हुआ वो पोल वाले इसमें। देखो, पोल वाले के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि बॉडी 2 सेकंड पर पोल को क्रॉस कर रहा है और 6 सेकंड पर पोल को क्रॉस कर रहा है, तो 2 और 6 एक तरीके से टाइम इंस्टेंट्स हुए कि जब हमारा स्टॉप वॉच 2 सेकंड बता रहा था तब वो पोल को क्रॉस कर रहा था, जब हमारा स्टॉप वॉच 6 सेकंड बता रहा था तब वो पोल को क्रॉस कर रहा था। हमने तुमको पहला, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ये बहुत बारीक लाइन है और इसको क्लियर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टार्टिंग एग्जांपल, नॉर्मल घड़ी जो 1 से लेके 12 तक का उसमें डिवीजन होता है जो हम पहनते हैं। तुमने उस घड़ी को लेके किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो तुम 8 बजे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो तुम बोलोगे 8 बजे बॉडी यहां पर है, उसके बाद 8:30 बजे यहां पर है, 9 बजे यहां पर है। ये है हमारा नॉर्मल घड़ी के साथ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन अगर हम स्टॉप वॉच के साथ करें तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा होगा। तो जब हम स्टॉप वॉच के साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी यहां पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर बॉडी यहां पर है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर बॉडी यहां पर है। तो सेम जो 8 बजे से 9 बजे या 8 बजे से 10 बजे वाली जो बात थी ना, अब वो 0 से 5, 0 से 10, 0 से 20 ऐसा हो जाएगा। और उसमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर बॉडी था यहां पर और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर बॉडी यहीं पर था, तो ये 2 और 6 ड्यूरेशन नहीं, इंस्टेंट हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बॉडी 2 पर खड़ा था, 2 से मूव करता हुआ आगे गया और फिर वापस 2 पर ही आ गया। लेट्स अज्यूम दिस। अब तुमने क्या ऑब्जर्व किया, तुमने स्टॉपवॉच अपने पास रखा हुआ है, देखा कि बॉडी T0 पर 2 पर खड़ा है, ठीक है। और जब वो पोल को क्रॉस कर रहा होगा, तुमको उस समय घड़ी देखने की बात बोली गई कि तुम भाई उस समय घड़ी देख लेना जब ये पोल को क्रॉस कर रहा था। तो जब ये पहली बार पोल को क्रॉस कर रहा था, तुमने देखा कि घड़ी 2 बजा रही है, 2 सेकेंड्स, उसमें टाइम जो है वो 2 दिख रहा है, तो चलिए तुमने मार्क कर दिया 2। फिर जब वो दोबारा घूम के ये आगे गया, वापस आते आते जब फिर से क्रॉस करने की, जब वापस जाने में ये क्रॉस कर रहा है, तो उस समय तुमने घड़ी देखा उसमें 6 सेकेंड्स। तो उसमें ये 2 और 6 जो है ना, एक तरीके से इस इंस्टेंट के लिए, मतलब इस इवेंट के लिए, सॉरी, इस इवेंट के लिए टाइम इंस्टेंट की तरह हो गया। जो 2 सेकंड पर क्रॉस किया, 6 सेकंड पर क्रॉस किया, 8 बजे क्रॉस किया, 10 बजे क्रॉस किया। अब हमसे पूछा जाए कि अच्छा यहां से आगे जाके वापस आने में इसको कितना टाइम लगा, तो चूंकि 8 बजे क्रॉस किया है और 10 बजे क्रॉस किया है, तो 2 घंटा लगा। 2 सेकंड पर क्रॉस किया है और 6 सेकंड पर क्रॉस किया है, इसका मतलब 4 सेकंड लगा। तो यहां से आगे जाके वापस आने का ड्यूरेशन अगर पूछा जाए तो 4 सेकंड्स। अगर हमसे पूछा जाए कि नहीं, ये दूसरी बार क्रॉस करने में टोटल टाइम कितना लिया अपने स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब यहां से जाके वापस यहां आने,
तो ये स्टॉप वॉच का जो भी कैलकुलेशन है वो यही बता रहा है। स्टॉप वॉच हमको टोटल जर्नी का टाइम बताता है। अगर देखा जाए तो स्टॉप वॉच हमको टोटल जर्नी का टाइम बताता है, लेकिन बीच में अगर हम कोई चीज को इसको क्रॉस करके जा रहा है, इसको पार करता हुआ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो उस समय वो जो स्टॉप वॉच है उसमें भी टाइम इंस्टेंट की बात आ सकती है कि भाई जब 4 सेकंड हो रहा था तब भी स्कूल को क्रॉस किया था, और वापस आते समय जब 8 सेकंड बता रहा था तब भी स्कूल को क्रॉस किया था। तब वो 4 और 8 ये इंस्टेंट्स हो जाएंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि आगे जाके और पीछे आने का टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो माइनस करके हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा अगर तुम लोग इस बात पर जो भी हमने बकबक की उस पर अगर थोड़ा बहुत सोचोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको समझा जा सकता है। और ये सब की चीजों की जरूरत हमको मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है। तो इसलिए हमको अगर ड्यूरेशन इंस्टेंट्स अगर अभी समझ में आए तो हमारा काम बहुत आसान होएगा। तुम लोगों ने ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं ये सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा टाइम देके ही आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये घटता नहीं है। टाइम इज नेवर डिक्रीजिंग। एक बार तुम कोई भी घड़ी लेके बैठ जाओ वो कभी घटेगा नहीं। जैसे 8 से 9 बजेगा, 8 से कभी 7 नहीं बज सकता। समझना इस बात को। तुम स्टॉप वॉच लेके बैठे हो तो जीरो में माइनस नहीं जा सकता वो हमेशा 10, 15, 20, 25, 30 आगे ही बढ़ता जाएगा। इसलिए टाइम का चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। बाकी पोजीशन का चेंज हो, वेलोसिटी का चेंज हो, इसमें निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम का चेंज जो हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी, ड्यूरेशन ऑफ मोशन, डेल्टा टी, इन सब सिंबल से तुम लोग वाकिफ हो गए। चेंज इन टाइम और चेंज इन टाइम इंस्टेंट और ड्यूरेशन ऑफ मोशन, ये नेवर निगेटिव, ये पॉजिटिव ही होगा, हर बार पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा टी की बात करें, डी टी की बात करें, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। T2 T1 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। स्टॉप वॉच 2 सेकंड के बाद कभी 1 सेकंड बताएगा, ऐसा हो सकता है? बताओ। मान लो तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और उसके बाद एक बार तुमने देखा 5 सेकंड बता रहा है वो, क्या उसके बाद तुम कभी भी उसको 2 सेकंड बताता देख सकते हो? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। वो 5 के बाद 6 बताएगा, 7 बताएगा, 10 बताएगा, 15 बताएगा, 5 से कम नहीं बता सकता। लेकिन बॉडी 5 पर है तो 10 पर जाके वापस 5 पर आ सकता है। पोजीशन कम हो सकता है, टाइम कम नहीं हो सकता। इसलिए डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना इस बात को। ये जो डेल्टा टी होता है कहीं पर भी जहां भी यूज करेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनका लॉन्ग टर्म में बहुत यूज होने वाला है। तो दो चीजें अभी हमको समझ में आनी चाहिए, पोजीशन क्या होता है और टाइम क्या होता है, टाइम इंस्टेंट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। और भी क्वेश्चन के थ्रू ये सारे बात को मैं क्लियर करूंगा, ऐसा नहीं है कि अभी जो डिस्कशन हुआ ये दोबारा नहीं होगा, क्वेश्चन के थ्रू होगा। अब बात आता है डिस्टेंस। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत बार सेम हो जाते हैं और सेम हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हमको डिस्टेंस को सही में समझना है और डिस्प्लेसमेंट को सही में समझना है तो स्ट्रेट लाइन मोशन से ज्यादा, क्योंकि ये एक जनरल टर्म है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इसको डिफाइन किया गया है, इसको मोशन के लिए डिफाइन किया गया है। भले ही हम अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर एवरी काइंड ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस जो है वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। एक बात याद रखना कि बचपन में जब भी हमने डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन किए हैं तो हर जगह हमको डिस्टेंस ही निकालने का क्वेश्चन आया था और हम लोग बहुत अच्छे से निकालते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि वी हैव नो फॉर्मूला, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस।
डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। we only have formula for displacement, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम रियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझो, ये दोनों बातों का मतलब जो हमने लिखा है, ये एक नंबर लाइन है। मैं चलो अभी किसी और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। एक ही लाइन पर सारे मोशन की बात हो रही है। ये हमारा रेफरेंस ओरिजिन है। बॉडी, तुमने मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया। बॉडी स्टार्टिंग में 5 पर खड़ा था, ठीक है, और ये -8 यहाँ पर एक बात बना लिया। और भी बीच भी सारे नंबरिंग कर सकते हो, मैं सारी नंबरिंग नहीं दिखाना चाहता, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स दिखता है। ये मान लो हमारा 15 है। बॉडी 5 से जाके 15 पर यू टर्न लेके -8 पर आया है। दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये एक बार का पाथ है। और दूसरी बार उसने क्या किया कि दूसरी बार वो 5 पर ही खड़ा था, लेकिन वो 15 पर जाके यू टर्न लिया, लेकिन फिर कहीं 10 पर फिर से यू टर्न मारा, फिर से 15 पर गया और तब जाके -8 पर आया। मैं तुमको बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, और ऐसे न जाने कितने रास्ते मैं बना सकता हूं जिसमें वो स्टार्टिंग में जब हमने देखना शुरू किया था और जब उसने मोशन को फिनिश किया तो दोनों पोजीशन सेम है। बॉडी जब हमने देखना शुरू किया था तब 5 पर ही खड़ा था, जब उसने मोशन कंप्लीट किया तो -8 पर ही आया। लेकिन उसने जो मोशन तय किया, जब उसने मूवमेंट किया तो मूवमेंट अलग अलग तरीके से किया। एक बार 15 पर जाके यू टर्न मार के -8 पर गया, एक बार 15 पर जाके यू टर्न मार के फिर से 10 पर आके यू टर्न मार के फिर से 15 पर जाके यू टर्न मार के दो बार यू टर्न मार दिया। 3 बार कायदे से देखा जाए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 5, यहां से चलना शुरू किया था t0, इसको मार्क कर सकते हो t0 एट t इक्वल टू 0। स्टॉप वॉच ऑन किए, मोशन मार्क कर, और ये t इक्वल टू t। ये इसका मतलब होता है कि जब वो मोशन कंप्लीट कर लिया, जैसे टाइम हमारा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी है। एट टाइम t इक्वल टू t ऐसे लिखते हैं, एट टाइम t इक्वल टू t। इसका मतलब कि यहां से लेके पूरा मोशन करने का जो टाइम है वो हो गया t, दैट इज ऑल्सो ड्यूरेशन। तो पहले वाले केस में वो -8 पर आ रहा है और दूसरे वाले सिचुएशन में -8 पर आ रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तुम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से यहां ये शॉर्टेस्ट पाथ। अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करें तो यहां से यहां ये यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट, और यहां से यहां ये यूनिट हो जाएगा 8 यूनिट। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 13 यूनिट्स पीछे गया है। और इस चीज को निकालने का बहुत सिंपल तरीका है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अभी वेक्टर नहीं बोल रहा ज्यादा, क्योंकि वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है और जरूरत भी नहीं है अभी वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन है हमारा -8 और इनिशियल पोजीशन है +5, तो +5 को हम लोग सीधे सीधे 5 लिख सकते हैं, और ये तुम देखोगे -13 आ गया। -13 ये सारे मीटर में अगर हम एज्यूम कर ले तो ये -13 मीटर। माइनस आने का मतलब ही है, ये माइनस आने का मतलब ही है कि वो पीछे गया है। हमको कैसे पता चलेगा कि 13 किधर गया, आगे गया कि पीछे गया? तो ये जो साइन आता है, ये जो साइन आ रहा है, ये बताता है कि इफेक्टिवली बॉडी आगे गया कि पीछे गया, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वाले सिचुएशन के लिए भी तुम निकालोगे तो सेम ही कैलकुलेशन होएगा। क्यों? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दोनों वही वैल्यूज हैं, निकालोगे -13, शॉर्टेस्ट पाथ तो वही है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो अभी भी इस क्वेश्चन को करने में, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, बट दिस विल टेक अ बिट लार्जर टाइम। जैसे मान लो इसी पाथ के लिए पहला वाला जो पाथ है, दिस इज द फर्स्ट पाथ एंड दिस इज द सेकंड पाथ।
अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं फॉर पाथ 1, अगर डिस्टेंस की बात की जाए, कितना है डिस्टेंस बताओ? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड बॉडी कितना है? कौन बताएगा? हो ना सब लोग? हाँ है तो, इतने सारे बच्चे हैं। 29 बच्चे सुनाई दे रहा है आपको? ओके, ज्वाइन करते समय एक दो चीजों का ध्यान रखना है अपने को। गुड। एक बात चीज का ध्यान रखना है, अपने माइक माइक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है। अपने हेडफोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ज्वाइन किया है, माइक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो तुमको भी मतलब माइक यू कैन ऑन, यू कैन टॉक इन द क्लास। ओके, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। कोई डिस्टेंस बताए, ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक्चुअल पाथ लेंथ निकालना है। कोई नहीं निकाल रहा, या सब लोग इतना इजी है या कि निकाल ही नहीं रहे ऐसा? सर आपने पाथ का से स्टार्ट किया है, वो दिख नहीं रहा अभी। अरे राम, पाथ 1। अच्छा एक मिनट, जो हम बोल रहे हैं डायरेक्टली सुनाई दे रहा है या लैग है? थोड़ा सा लैग है। बाकी बच्चे, लैग है क्या आज? हो सकता है, लैग हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे। जो हम डायरेक्टली अभी बोल रहे हैं वो डायरेक्टली पेज, जैसे हमने अभी दो दो पाथ दिखाए हैं, ये सब नहीं दिख रहा अभी? एक लाइन बनाया है, एक बंदे को 5 पर खड़ा किया है, 15 तक जाना फिर वापस आना, ये सब नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। थोड़ा सा एक्चुअली हो सकता है नेट का इशू हो, लेकिन आज तुम लोग जैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, ये जो पाथ है पहला वाला पाथ ही ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखो, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है। ये बॉडी को हमने 5 पर इनिशियली खड़ा देखा था, ये T0 का पोजीशन है। बॉडी 15 तक गया है और वहां से यू टर्न मारा है और वापस गया है -8 तक। अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैं बस ये तुमको जस्टिफाई करना चाहता हूं। तुमको अगर निकालना होगा कि कितना डिस्टेंस गया, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस नॉन निगेटिव होता है। एक बार बॉडी ने चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे टाइम होता है ना, वैसा ही डिस्टेंस होता है। जैसे एक बार टाइम बढ़ना शुरू हो गया, और टाइम हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है, उसी तरह से तुम जब चलना शुरू कर दिए तो डिस्टेंस इज नेवर डिक्रीजिंग। याद रखना ये बात, डिस्टेंस के साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेवर डिक्रीजिंग। जैसे तुम स्कूल गए और वापस आ गए घर, तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तुम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया। लेकिन डिस्टेंस नो, तुम गए हो वो पाथ लेंथ, आए हो वो पाथ लेंथ, ये सब ऐड होगा और ये कभी 0 नहीं हो सकता। तुम वापस घूम के चले आए तब भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तुम चलना बंद कर दोगे, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। तुमने 20 मीटर चला और उसके बाद 15 मीटर चल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सिंपल सिंपल ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम उसको रियलाइज करोगे। जैसे तुम्हारा आजकल स्मार्टफोन में स्टेप काउंट होते हैं, स्टेप्स काउंट होते हैं, तो मान लो तुम 5000 स्टेप चल चुके हो, ये कभी 4500 नहीं होगा, कुछ दिन तो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा 0 सब हो सकता है। इसलिए डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको जानना पड़ता है कि कौन सा पाथ लिया। जैसे मैंने पाथ 1 बनाया, तो पाथ 1 में इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले 5 से 15 गया तो 10 यूनिट यहां पर,
15 से 0 आया तो 15 यूनिट यहां पर, और फिर 0 से -8 गया यानी 8 यूनिट यहां पर। तो 15 और 8 23 और 10 33, यानी फॉर पाथ 1 डिस्टेंस का हमारा वैल्यू आ गया 33 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट आया था -13। सेम काम अगर हम सेकंड पाथ के लिए करें, ये जो पाथ ऐसा आड़ा तिरछा हमने बनाया, 2 बार यू टर्न बनाया, अगर इसके लिए तुमसे बोला जाए कि डिस्टेंस बताओ, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो सब लोग, इस बार आंसर तुम ही लोग से चाहिए। बताओ सेकंड फॉर पाथ 2। 43 मीटर, 43 यूनिट्स। तो यू कैन इजिली सी कि हमारा 5 से 15 गया तो 10 यूनिट यहां पर हो गया, 15 से 10 आया 5 यहां पर, फिर से 10 से 15 गया 5 यहां पर, फिर से 15 से 0 आया 15 यूनिट यहां पर और 8। मतलब हमारा जो पुराना कैलकुलेशन था उसमें 5 जाना और 5 वापस आना, मतलब ये ऐड हो रहा है। तो फॉर पाथ 2 यू कैन डायरेक्टली से कि 33 में 10 और ऐड हो जाएगा, तो 33 प्लस 10 और ये हो जाएगा 43 यूनिट्स। मैं यूनिट्स इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, इन सबको न लिख के सीधे यूनिट लिखना एक ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। जो यूनिट में दिया जाएगा वही यूनिट में मेरा आंसर आएगा, बस ये बोलने का मतलब। इसलिए तुम लोग यहां पर हमने मीटर लिखा है और यहां पर हमने यूनिट लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत पालना। हमने डायग्राम जब बनाया था उसमें बगल में ये जो वैल्यूज हैं ये मीटर में लिख रहे हैं या सेंटीमीटर में लिख रहे हैं ये मेंशन नहीं किया था, इसलिए ज्यादा लॉजिकल यूनिट्स में आंसर करना है, होता है। अगर हम लिख दिए रहते 15 मीटर या फिर लिख दिए रहते ऑल द मेजरमेंट आर टेकन इन मीटर, तो सारा सारा आंसर हम लोग मीटर में कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे इनिशियली नहीं पकड़ पाते हैं या उनको लगता है कंफ्यूजन है ऐसा कुछ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझो कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन सेम, लेकिन डिस्टेंस अलग। डिस्टेंस अलग है और कौन सा बॉडी कैसे जा रहा है ये तो हमने डायग्राम बना के तुमको सिखा दिया, बता दिया, लेकिन बाद में ऐसा कोई डायग्राम नहीं दिया जाएगा। ये तो स्टार्टिंग है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने तुमको बिल्कुल डायग्राम बता के दिया। लेकिन हमको जब एक्चुअल सिनेरियो दिया जाएगा तो उसमें इक्वेशंस रहेंगे और इक्वेशन से लेके हमको समझना रहेगा कि बॉडी का मूवमेंट एग्जैक्टली कैसा कैसा हो रहा है। और बहुत बार क्वेश्चन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन दिया गया है और बच्चे डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करके आ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम तो नहीं है। और दूसरा, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब हमारा फर्क हो जाता है जब बॉडी यू टर्न लेता है। एक बार जब बॉडी ने यू टर्न मार दिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब सेम नहीं रहेंगे। एक और बात जो मैं आपको अभी क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा रेफरेंस ओरिजिन है, बॉडी कहीं से भी चलना शुरू किया, -2 से भी चलना शुरू कर सकता है, बार बार मैं +5 लेके यहां से चलना शुरू कर सकता है। अब यहां से ये चलना शुरू किया और इसने चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, आगे ही आगे। अब इस केस में तुम डिस्टेंस निकाल दो या डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ये सेम ही है, चाहे वो अगर इधर या फिर इधर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोनों सेम ही आएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बॉडी ने कहीं भी जाके यू टर्न मार दिया, ऐसा या फिर ऐसा, एक बार या इससे ज्यादा बार यू टर्न अगर होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। और इन जनरल जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं कि डिस्टेंस is always greater or equal than displacement। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कभी भी ट्रू है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लिखा है
इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, 2D में हो 1D में हो, एक ही फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। इसलिए हमको बॉडी कैसे मूव कर रहा है ये जानने की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये 2D का क्वेश्चन नहीं है, जो भी मैं दे रहा हूं तुम लोग को क्वेश्चन, ये 2D का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 1D का क्वेश्चन नहीं है, 2D के क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट बताने के बाद लोग 2D का ही क्वेश्चन 1D में भी दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, साउथ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखा है 1D में ही डाल देते हैं। एक्चुअली 1D के क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी चलो, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, a boy goes 30 meter east then take a left turn and goes 40 meter. Find distance and displacement. जानते हैं इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे तुरंत कर लेंगे। बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चन करना है, बात ये है तुम चीजों को थोड़ा समझने का कोशिश करो, छोटी छोटे पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली बड़े क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स समझना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बॉडी नॉर्थ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो ईस्ट वेस्ट में बहुत सारे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन लेफ्ट राइट में बड़ा दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग को लेफ्ट और राइट में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसे कितने लोगों को, मेरे से भी बात हमने किया है, उनको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होता। तो एक चीज, जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को एक रेफरेंस डायग्राम, ये होता है मैप, जिसमें इस डायरेक्शन को नॉर्थ, इसको हम लोग साउथ, इसको हम लोग ईस्ट और इसको हम लोग वेस्ट, ये ऐसा लेते हैं। लेकिन ये डायग्राम जो बनाया गया है ना, ये डायग्राम वर्टिकली ऊपर, जैसे छत पर से तुमने ये डायग्राम बनाया है, या एक तरीके से कहा जाए वेरी हाई टावर से या एरोप्लेन से ये डायग्राम बनाया गया है। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी ऊपर भी आ रहा है, जैसे 10 मीटर आगे गया नॉर्थ की तरफ, 20 मीटर साउथ की तरफ, या 10 मीटर ईस्ट की तरफ, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, और 15 मीटर वर्टिकली अपवर्ड आ गया। अब वर्टिकली अपवर्ड अगर आ रहा होगा बॉडी, हवा में आ रहा है, तो तुम छत से देखोगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो ये जो हमारा मैप है, दिस इज द मैप, दिस इज एप्लीकेबल जब तक वो वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन, इसने वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड का बात नहीं किया, 30 मीटर ईस्ट देन लेफ्ट 40 मीटर। तो यहां पर ये जो डायग्राम है बहुत अच्छे से वर्क करेगा। कैसे, तुम क्या करो, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दो। अब ईस्ट ये टुवर्ड्स राइट, ये इधर इस डायरेक्शन में है और उसमें 30 मीटर जा रहा है, तो 30 मीटर दिखा। बंदा इधर फेस करके खड़ा है, इधर, तो ये उसका राइट टर्न होगा और ये उसका लेफ्ट टर्न होगा। इतना समझ आ रहा है? क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो फेस जिधर होगा उसके अकॉर्डिंग राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और वो कर रहा है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब वो एक्चुअली नॉर्थ की तरफ मुड़ा, और कितना गया, 40 मीटर। तो 40 मीटर दिखा दो, 40 मीटर। अब यहां पर खड़ा है वो, ये कभी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, ये प्लेन में मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में इस तरह का टर्न अलाउड नहीं है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ आगे जाना पीछे जाना अलाउड है, 90 डिग्री टर्न अलाउड नहीं है। तो कायदे से पूछा जाए कि ये क्वेश्चन किस पार्ट का है, तो ये मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह थोड़े बहुत पता है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो 30 + 40, बिल्कुल सिंपल पाथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री का केस है। तो 30² + 40² √1 ये कर दोगे
ये आ जाएगा 50 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 मीटर। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 30 मीटर ईस्ट गया हो, 40 मीटर नॉर्थ गया हो और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड हो गया या 50 मीटर वर्टिकली अपवर्ड हो गया, अब इस डायग्राम में अगर उसको दिखाने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी टाइप का थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 30 मीटर ईस्ट, देन 40 मीटर नॉर्थ, then 50 meter vertically upward. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम वापस से अगर ऐसा ही डायग्राम सोचोगे तो ये तीसरा वाला बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कोई बॉडी, छत से तुम मान लो देख रहे हो और जमीन से कोई बॉडी 2 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर नीचे आया, एकदम बिल्कुल टॉप से भी देख रहे हो तो तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको दिखेगा ही नहीं, ऊपर आना नीचे आना नहीं दिखेगा। आगे जाना, पीछे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना ये दिख जाएगा, लेकिन ऊपर जाना ये नहीं दिखेगा। तो इसको देखने के लिए अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा, छत से उतर के जमीन पर आना पड़ेगा और उस समय हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट थोड़ा अलग तरीके से दिखेंगे। देखो क्वेश्चन का जैसा डिमांड होता है हमको वैसा अप्रोच करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। और अगर वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात की जाए तो ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है, भले ही बच्चे डायरेक्टली इसको इमेजिन करके सॉल्व कर लें, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा डायग्राम, हमारा थिंकिंग कैसे चेंज होता है। जब तक हम वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात नहीं करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे हमने ऊपर किए। लेकिन जैसे ही हमने वर्टिकली अपवर्ड डाल दिया या डाउनवर्ड ऐसा कुछ मोशन डाल दिया, तब हमारा डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा बनेगा। तो 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट इधर मूव करो, 30 मीटर ईस्ट है, इधर आया। फिर 40 मीटर नॉर्थ, अब ये 40 मीटर नॉर्थ ऐसा जाएगा, ये 40 मीटर नॉर्थ, ये 30, ये 40, और उसके बाद बोल रहा है वर्टिकली अपवर्ड 50 मीटर। तो वर्टिकली अपवर्ड एक्चुअली थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए था, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि फिर वहां पर लिखा हुआ है उसको, उससे कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। यहां पर बना रहा हूं, देखो 30 मीटर ऐसा गया, 40 मीटर ऐसा गया, और इसके बाद वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है 50, लाइक दिस, ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड। और यहां पर अगर तुम थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से चीजों को ज्वाइन करने की कोशिश करो, तुमको फील आएगा कि यस, जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा पल्ले पड़ रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखना। ऐसा दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल दिख रहा है, बट ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ये देखो, ये यहां पर भी ये 90 डिग्री है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये जो हमने बनाया है ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये दोनों अलग अलग प्लेन है। कागज को फोल्ड कर दिया हमने, जैसे एक पूरी कागज थी उसको हमने फोल्ड करके 90 डिग्री पर कर दिया, इस तरह का सिचुएशन है।
और अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। इस तरह के केसेस में 30, 40, 50, तो 30, 40, 70, 50, 120 डिस्टेंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों को, 120 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हमको कायदे से ये जो ग्रीन में लाइन है ये निकालना है। ये इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ग्रीन से दिखाया हुआ है। और इसको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए पहले ये जो रेड हमने दिखाया इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में वो रेड जो है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है। और ये रेड वाला हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, हमको ये 30 और 40 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जमीन पर जो ट्रायंगल बना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसके लिए रेड वाला हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए अंडर रूट ओवर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब ये 50 बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये जो हाइपोटेनियस है इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 50√2। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये? यस सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग के मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, एक्चुअली वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को यहाँ पर उसको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन दिया गया है और बच्चे उसको देखे ही एकदम से बिल्कुल घबरा जाते, उनको लगता कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, क्वेश्चन है 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, and then 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। याद आ रही है क्वेश्चन? आकाश के मॉड्यूल में ये पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक बॉडी जो है वो ऐसा मूव कर रहा है, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट क्या होता है ये सब भी थोड़ा सा समझ लो। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सिचुएशन है। तो ये चार तो हम लोग को जानते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और ये 45 डिग्री, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री। सिमिलरली ये जो होगा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, 45 डिग्री हर जगह 45 डिग्री, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्शन को अपन काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर साउथ वेस्ट दिया हुआ है, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, यानी ये डायरेक्शन हमको लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, मैं वो एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ। और जो बच्चों ने इन क्वेश्चन को कर लिया है मेरे को बताएंगे कि उन्होंने किया कैसे। जैसे मान लो 30 मीटर नॉर्थ, बहुत अच्छी बात है, बहुत आराम से इसको दिखाया जा सकता है। 30 मीटर नॉर्थ, ये 30 मीटर। इसके बाद 20 मीटर ईस्ट, हमको पता है 20 मीटर ईस्ट, ये 20 मीटर ईस्ट भी दिखा दिया। चलिए ठीक है, 30 मीटर थोड़ा बड़ा कर लो इसको। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और अभी बंदा यहां पर खड़ा है। अब ये जो 30√2 मीटर साउथ वेस्ट होता है ना, अब यहां पर बच्चे को दिक्कत क्या होती है, ध्यान से समझना, और मेरे को इसके लिए लॉजिक चाहिए। बंदा सोचता है कि 30√2 कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, या इसी से जाके चिपक जाएगा, या उतना दूर तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि 30√2 एक वैल्यू भी दिया हुआ है, और साउथ वेस्ट इसका मतलब 45 डिग्री। तो कौन सा पाथ
वो 30√2 वाला होगा। साउथ वेस्ट कैसा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, या आधा दूर ही रह जाएगा, कुछ ऐसा रह जाएगा, या कुछ ऐसा रह जाएगा, या इसी से जाके चिपक जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। क्या कोई बता सकता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो किधर से जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, नुपुर एक बार आप बताइए। सर वो आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर हाइपोटेनियस थ्योरम से 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये 1300 ही होता है, लेकिन 30√2 का स्क्वायर 1800 होता है, तो 1300 ही कवर करेगा। ओके, देखो इस बच्चे ने जो आंसर किया है वो एक अलग आंसर है, उसका आंसर गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हम वो चीज अभी नहीं पूछ रहे थे। हम क्या पूछ रहे थे, ध्यान से समझो। मेरा पॉइंट ये है कि जो 30√2 डिस्टेंस कवर किया, वो इस लाइन, ये जो ज्वाइन लाइन है, इसके इधर जाना चाहिए, इसके इधर जाना चाहिए, या इसी लाइन पर आना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये 45 डिग्री पर जाने वाला बात कैसे, मतलब कौन सा रास्ता इसका है, उसके बाद कितनी दूर गया, वो बात का बात है। हाँ, आधे आप बताइए। सर मेरा भी वही था एक्चुअली, लेकिन अभी आपने दूसरा पूछा है डायरेक्शन का, तो वो नहीं था। देखो क्या है, जैसे मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली 1D का है ही नहीं, लेकिन मेरे को भी मजबूरी है क्योंकि तुम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे पहले ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अगर हम मतलब जितना सारा बात अभी बता रहे हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आए, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन नीट में आने वाला है और हम कभी करेंगे ही नहीं, करेंगे। लेकिन इसके लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जितना इंफॉर्मेशन हमको आना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन अभी हमको दिया नहीं गया है। अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमको पता है कि साउथ वेस्ट 45 डिग्री पर होता है, लेकिन यहां पर 45 डिग्री कहां से पास करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है। देखो, हटाओ, और बस यही डिसाइड करना है ना कि ए बी, मतलब ये पॉइंट का नाम दे देता हूं बी, ये जो ए बी ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी लाइन के लॉन्ग होगा, किसके लेफ्ट में होगा, इसका राइट में होगा, कैसा होगा? तो अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट कर पाए, इस एंगल को, ये 45, मान लो इस एंगल को लेते हैं हम लोग अल्फा, तो tan अल्फा क्या लिखोगे, व्हाट इज tan अल्फा? तो tan अल्फा लिखोगे 30/20, इतना तो समझ आ रहा होगा। tan अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, 1.5। tan थीटा जो है वो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? साइन थीटा और tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? सर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सब अब छोटी छोटी बातें जो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई गई हैं, वो सब अब याद होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री में वापस नहीं जा पाएंगे। तो साइन थीटा एंड tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। हमको पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये यहाँ पर tan अल्फा 1.5 आ गया, बड़ा वैल्यू आ गया, यानी कि डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा 45 से बड़ा एंगल है, पहली बात। यानी कि वो जो ट्रेवल कर रहा है बंदा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसका पाथ ऐसा होगा। कहां तक जाएगा ये भी अभी क्वेश्चन है। इस तरह बात होगी कि यहां तक गया, या यहीं तक आके रुक गया, या बिल्कुल इसके बराबर तक आ गया, यहां तक आएगा, ये सब पर भी बात करनी बाकी है। मेरे को तो पहले ये पता चला कि ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? स्टार्टिंग में इतना सारा बात हमको काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम धीरे धीरे इन सब चीजों के यूज टू हो जाएंगे। एंगल्स का कैलकुलेशन, tan थीटा निकालना, ये बहुत कॉमन सी बात है, हम लोग लगातार कर लेंगे इसको। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी भी बाकी है। ये 30 है, ये 20 है। अब हमको पता है कि ये ऐसा गया होगा, लेकिन ये कहां तक जाएगा, ये 30√2 कहां तक जाएगा?
तो कुछ देर के लिए मैं 30√2 को कुछ यहां पर बनाता हूं ऐसा। ये हमारा वो 30√2 डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है, और मुझे पता है कि ये 45 डिग्री 45 डिग्री। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस तरीके से, ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 हो गया तो क्या ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे? यस और नो? हो जाएंगे ना। एक 90 डिग्री है, एक एंगल 45 है, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, और जब दो एंगल बराबर हो गए तो साइड तो आपस में बराबर हो ही जाएंगे। और अगर ये साइड x है और ये साइड x है तो दोनों का स्क्वायर का सम 30√2 के बराबर है, तो तुम देख सकते हो कि x का वैल्यू आ जाएगा 30। बहुत आसानी से किया जा सकता है। या हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाया है, हाइपोटेनियस पता हो तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। 30 साइन 45 डिग्री, सॉरी 30√2 साइन 45 डिग्री, 30√2 कॉस 45 डिग्री, ये करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 30 आ जाएगा। किसी तरीके से करो, मेरे को तो दिक्कत नहीं है। यानी कि जब वो इस रास्ते से आ रहा है तो वो पीछे 30 मीटर आ रहा है और नीचे भी 30 मीटर जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। और जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था 30 मीटर नॉर्थ, मतलब जहां से चलना शुरू किया था वो 30 मीटर ऊपर की तरफ गया था, नॉर्थ की तरफ, और जब वो 30√2 नीचे आ रहा है तो 30 इफेक्टिवली नीचे आ रहा है, ये डिस्टेंस 30 है। मतलब डेटा ऐसा जानबूझ के दिया गया है, ध्यान से समझो, ताकि वो एग्जैक्टली इसी के सामने आ जाए, एग्जैक्टली इसी के सामने आ जाए। कैसे? क्योंकि ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस भी 30 ही है, ये हमने निकाला भी। तो उसका जो एंड पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने, पीछे की तरफ। और कितना पीछे? तो हमको पता है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 20 है। यानी कि अगर इस डिस्टेंस के बारे में बात की जाए, ये वाला, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20, 10 मीटर। यानी कि ये जो फाइनल पोजीशन है, मान लेते हैं इसको हमने ले लिया C, तो ये जो सेपरेशन है वो 10 मीटर का है। लेकिन ये क्वेश्चन 30√2 डेटा देने के कारण और साउथ वेस्ट देने के कारण थोड़ा बहुत अगर सिंपल हो गया है तो हो गया है। नहीं तो अगर इसमें ही हम साउथ वेस्ट ना देके कोई और एंगल दे देते, कोई और डिस्टेंस दे देते, छोड़ो साउथ वेस्ट ही दिया, डिस्टेंस भी कुछ और दे दिया, 30√2 की जगह कुछ और, तब ये क्वेश्चन अच्छा खासा काम कराता हमसे, और भी काम करना पड़ता। ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर वेस्ट जो आता है, फाइनल इस पे क्वेश्चन में आता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर होता है 10 मीटर वेस्ट। ये इसलिए इतना आसान हो गया क्योंकि ये जो डिस्टेंस 30√2 दिया हुआ था ये एग्जैक्टली इसी के सामने आ गया। अगर इसके ऊपर रह गया होता, इसके नीचे रह गया होता, तो अभी बहुत सारा काम और बाकी रहता। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए अपने को और भी बहुत सारे ज्योमेट्री के काम करने पड़ते, एंगल वगैरह वगैरह निकालना पड़ता। तो ये कभी का ओलंपियाड या कुछ इस तरह का एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है जो हर जगह ऐसा दिखेगा। अब बच्चे को स्टार्टिंग में जो बच्चा बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से कोई चीज सीखना चाहता है, कहते हैं सर अगर ये 30√2 नहीं होता तब, 30√2 नहीं होता तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता बच्चे, और ये 30 और 20 की जगह कुछ और डेटा होते तो कहानी में और भी बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते। हमने कोशिश किया है कि हर सिचुएशन को डील कर सकते हो। वो लाइन किधर से पास करेगी ये डिसाइड करना, वो कहां तक जाएगी ये डिसाइड करना, ये हमने बताया है। बट फिर भी एक बार में ये सारी बातें समझ में नहीं आती, और ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है भी नहीं। मैं बार बार बताऊं, दिस इज नॉट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। यू कैन डायरेक्टली सी द बॉडी इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट इज मूविंग इन अ प्लेन। लेकिन अब क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अभी सर पे नहीं चढ़ाना है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग तो इस क्वेश्चन, जब हम वेक्टर से इसको पढ़ लेंगे तो इसको एक लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इतना भी करने का जरूरत नहीं। लेकिन वेक्टर जब पढ़ेंगे और क्वेश्चन आ गया आज,
और हमको थोड़ा वेक्टर के बारे में भी आइडिया नहीं है, तब ये क्वेश्चन एक सरदर्द बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूछा जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो ये है जो हमने पहले ही क्लास में कराया हुआ था मैथ्स के दौरान। एक बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। Again, circular path is not a motion in a straight line. Remember, this is motion in a plane. और बॉडी यहां से चलना शुरू किया, ये उसका t0 पर पोजीशन है, और चलता चलता यहां पर आ गया at t is equals to t. स्टॉप वॉच, ये सेंटर है, ए से स्टार्ट किया बी तक चला गया, और ये एंगल है थीटा, और रेडियस है आर। अब हमसे पूछा जाएगा रेशियो, और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये मैंने देखा है बच्चे बहुत फंबल करते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डिस्टेंस मतलब ये वाला पाथ, ये, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ एल, और ये थीटा हमारे रेडियन में ही होगा, याद रखना। डिग्री में अगर दिया गया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना हमको आता है। तो रेडियन के कॉन्सेप्ट से, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहां से सीधे सीधे एल का वैल्यू आर इंटू थीटा ये निकल सकता है, और ये हमारा एल जो है वो डिस्टेंस है। एल इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस बच्चे निकाल लेते एल थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिंपल तरीका एक बता देता हूं। वैसे तो 3-4 तरीके हैं, और जब हमने मैथ सिखाया था तो बहुत सारे तरीके से इसको कराया भी था, लेकिन बच्चे क्या भूल जाते हैं, और कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है तो उनको भी दिक्कत आ सकती है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस हमारा, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम नहीं बोल रहे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये, है ना? और ये एंगल हमारा थीटा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा ये। अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर बन गया। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करूं यहां पर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ है आर, ये एंगल है थीटा बाई 2, क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया ना तो थीटा बाई 2 हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो सामने वाले साइड का कैलकुलेशन अगर करना हो तो साइन थीटा लगाते हैं। मान लो इसकी लेंथ हमने ले लिया x, तो साइन थीटा बाई 2 अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा x बाई आर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो x हो जाएगा r साइन थीटा बाई 2। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है a से b, ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये नीचे x है तो ये भी x होगा, मतलब ये टोटल वैल्यू a टू b 2x है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू r साइन थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, r साइन थीटा बाई 2 x का था, उसका डबल। अब इसका रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं। सो 2r साइन थीटा बाई 2, एक मिनट, ये l थीटा नहीं होगा, ये r थीटा होगा ना, r थीटा होगा, ये हो गया r थीटा, और नीचे हो गया 2r साइन थीटा बाई 2, r विल गेट कैंसिल्ड, और ये आंसर आता है थीटा डिवाइड बाई 2 साइन बाई 2। ये क्वेश्चन ही बच्चों को बहुत परेशान करता है,
इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पता हो तो दूसरे साइड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैथ्स में सिखाई गई हैं। लेकिन अब एक साथ सबको कनेक्ट करने में बच्चे को बहुत जान पे आता है। तो देखा जाए तो हमने आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं है। पोजीशन, रेस्ट टाइम, बेसिक बेसिक बातें। लेकिन इसमें भी काफी सारे जो डाउट्स थे बच्चों के वो हमने कोशिश किया कवर करने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पर बात करेंगे। तो अभी लगातार क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कल ही हमारी सेकंड क्लास है और इस बार तुम लोग को पता है कि आप लोग का एक सेशन और ऐड हो गया है। थर्सडे को भी आपकी क्लासेस होने वाली है। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे डाउट सेशन में आप लोग को डाउट्स पोस्ट करते रहने हैं, चाहे वो 1D के हों, 2D के हों, यूनिट एंड मेजरमेंट के हों। और पेपर के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, मैं उसको एक्चुअली क्लास का टाइम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आज हमने नहीं लिया। बुधवार को एक डाउट सेशन हम लगा देंगे, उसमें जो भी पेपर का जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ है कि सर ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, और बुधवार को एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए अपने क्लास को ओपन डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा क्लास में सिलेबस आगे बढ़े। क्योंकि क्लास में तुम लोग के मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट हो गया है, अभी हम लोग मोशन इन 1D कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लैग है और इस महीने के अंदर वो लैग को कंप्लीट करना है। इसलिए रेगुलर क्लास में हम लोग डाउट्स को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे और डाउट्स के लिए बुधवार और चैनल जो टेलीग्राम पर चैनल है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी और क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। fluctuate